तो बेटा लाइट से रिलेटेड 10 थ्योरीज है मार्केट में, या हो सकता है कमिंग फ्यूचर में चौथी थ्योरीज भी आ जाए। पहली थ्योरी को देने वाले थे सर आइजैक न्यूटन। दूसरी थ्योरी को देने वाले थे हिजनबर्ग। और तीसरी थ्योरी कोई एक आदमी नहीं दिया, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको कहते हैं मॉडर्न थ्योरी। इसमें कई लोगों का योगदान है, आइंस्टीन का भी योगदान है, और उसके बाद मैक्सवेल का भी योगदान है, उसके बाद डी ब्रॉगली का भी योगदान है। ये किसी एक साइंटिस्ट के नाम पे नहीं गया। ये आइजैक न्यूटन का थ्योरी क्या था कि लाइट इज मेड अप ऑफ particles. Light is made up of particles known as corpuscles. स्पेलिंग गलत है, हम पहले ही बोल दे रहे हैं, देख लेना किताब में। known as corpuscles, ठीक है। corpuscles की स्पेलिंग देख लेना। there is a elastic collision between particle and corpuscles, ठीक है। ये आइजैक न्यूटन की थ्योरी थी कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज कार्पुसल्स, देयर इज इलास्टिक कोलिजन बिटवीन पार्टिकल एंड कार्पुसल्स। क्लियर है? और इस थ्योरी की मदद से उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया ये भी देख लो। सबसे पहले उन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, दूसरा उन्होंने रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इन दो फेनोमेनन्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लेकिन एक नई थ्योरी आ गई, एक नई बिहेवियर आ गई लाइट की, जिसको नाम दी जाती है डिफ्रैक्शन। और ये डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ कार्पुसल थ्योरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यानी कि न्यूटन इज अनएबल टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी और कार्पसल थ्योरी because diffraction is the property of wave. Are you getting my point or not? Hello? फिर से यूज दोहरा देते हैं। आइजैक न्यूटन ने कार्पसल थ्योरी दी, और आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल नोन एज कॉर्पसल, देयर इज अ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन पार्टिकल एंड कॉर्पसल्स, ठीक है। और इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, बट अनएबल टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन बिकॉज डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कोई डाउट? अब हाइजेनबर्ग की बारी आती है, तो इनका नाम क्रिश्चियन हाइजेनबर्ग है। तो क्रिश्चियन हाइजेनबर्ग ने कहा कि लाइट इज अ वेव। उन्होंने कहा लाइट इज अ वेव। तो जैसे उन्होंने लाइट को वेव कह दिया, तो डिफ्रैक्शन ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो गया। डिफ्रैक्शन ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो गया क्योंकि डिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव।
नॉट ओनली डिफ्रैक्शन, दूसरी एक और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हुई जिसको नाम देते हैं स्कैटरिंग। ये भी एक्सप्लेन हो गया क्योंकि स्कैटरिंग भी इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ वेव। नॉट ओनली स्कैटरिंग, एक और तीसरी प्रॉपर्टी उन्होंने एक्सप्लेन करा, इंटरफेरेंस। दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। नॉट ओनली इंटरफेरेंस, उन्होंने एक और एक्सप्लेन किया, पोलराइजेशन, एंड दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो ये चार प्रॉपर्टीज तो उन्होंने आसानी से लाइट के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर लिया। क्यों? क्योंकि these four properties are the properties of wave. So if we say that light is a wave, then these four properties can be easily explained. लेकिन गाड़ी आके फंस गई कहां पे? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी उन्होंने वेव के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करा। और कैसे एक्सप्लेन करा ये सब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। यानी कि उन्होंने रिफ्लेक्शन को भी एज अ वेव एक्सप्लेन कर लिया और रिफ्रैक्शन को भी एज अ वेव एक्सप्लेन कर लिया। और तो मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी कौन सी हुई बेटा, बताओ? वेब थ्योरी मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी वेब थ्योरी हुई। और ये बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन गाड़ी आके फंस गई। कहां पे फंस गई? ये आके फंस गई एक नई प्रॉपर्टी पे जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ बिहेवियर इसे वेव बनाती हैं और कुछ बिहेवियर इसे पार्टिकल बनाती है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम कंसीडर करते हैं और इसे कंप्लीट वेव मानते तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर लिए कंप्लीट पार्टिकल मानते तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ ना कुछ दोष आ जाता है। आप समझे मेरी बात? यानी कि जो नया ऑब्जर्वेशन मिला लाइट का, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लाइट को ना वेव बनने दे रहा है, ना ये लाइट को पार्टिकल बनने दे रहा है। कुछ हद तक वेव भी बनने दे रहा है, कुछ हद तक पार्टिकल भी बनने दे रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई साइंटिस्टों के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी दिया। अब मॉडर्न थ्योरी उन्होंने क्या दिया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल which travels in a form of wave, and these particles are said to be photons. बस में कोई डाउट? हम फिर से बता रहे, सुन लो। लिख लिया सबने? These particles क्या है बेटा? These particles क्या है? Are said to be photon. ये तीसरा पॉइंट क्या है स्कैटरिंग के बाद? अपने तरीके से लिख लो। हम फिर से सारी बातों को बोलने जा रहे हैं, सुनो ध्यान से। अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में लिख लो, अंग्रेजी नहीं आती तो मराठी में लिख लो, है ना? अब मराठी नहीं आती तो हिंदी में लिख लो। क्लियर है? बस बातों को जानो और अपने दिमाग में बसे रहे, इसलिए कागज पे लिख लो। भाषा की कोई अहमियत नहीं है विज्ञान में। विज्ञान में सिर्फ गणित और सोच की अहमियत है। भाषा बस अपनी बातों को समझने और समझाने के लिए है। तो अगर तुम लोग अंग्रेजी में दिक्कत है तो हिंदी, मराठी,
उर्दू, बांग्ला, जो कंफर्टेबल उस लैंग्वेज में लिख लो, बस समझ लो मेरी बात। लाइट से रिलेटेड हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सुने लड़का। लाइट से रिलेटेड 3 थ्योरीज आई। पहली थ्योरी आई कार्पसल थ्योरी, दूसरी थ्योरी आई वेव थ्योरी, और तीसरी आई ड्यूअल थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी। कार्पसल थ्योरी देने वाले कौन थे? सर आइजक न्यूटन। और सर आइजक न्यूटन ने कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल नोन एज कार्पसल विच ट्रेवल्स in a straight line and there is a elastic collision between particle and corpuscle. आइजक न्यूटन ने कहा कि लाइट पार्टिकलों से बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से, और उन्होंने छोटे छोटे कणों को नाम दिया कार्पसल। आई एम वंस अगेन रिपीटिंग दैट स्पेलिंग ऑफ कार्पसल इज रॉन्ग, गो थ्रू द बुक एंड फाइंड आउट इट्स राइट स्पेलिंग। तो आइजक न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो किसका बना हुआ? पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया कार्पसल। और उन्होंने कहा कि इलास्टिक कोलिजन होता है किसके किसके बीच में? पार्टिकल में और कोलिजन में। और इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करा और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करा, और इन दोनों फेनोमेनन्स को उन्होंने कार्पसल पे, इस थ्योरी पे एक्सप्लेन करने के बाद उनका हो गया राम नाम सत्य है, खत्म, कहानी हो गई। चलता रहा काफी दिनों तक, ये 60-70 सालों तक ये थ्योरी चली, लेकिन आगे चल के इसमें एक प्रॉपर्टी दिखी लाइट में, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी दिखी लाइट में। जो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी ये प्योरली वेव की प्रॉपर्टी है। तो अगर डिफ्रैक्शन लाइट में दिख रहा है तो ऑब्वियसली लाइट एक वेव है, ना कि लाइट एक पार्टिकल है। तो लाइट को अगर हम वेव एक्सप्लेन करते तो डिफ्रैक्शन तो एक्सप्लेन हो जाता, लेकिन एक नया चैलेंज आया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एज अ वेव एक्सप्लेन करना होगा। नहीं बस में ही तो ये बेड़ा किसने उठाया? हाइजेनबर्ग ने। और उन्होंने लाइट के वेव को कुछ यूं एक्सप्लेन करा कि उसको वेव मानते हुए रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन हो गया, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो गया, डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो गया, स्कैटरिंग भी एक्सप्लेन हो गया, इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन हो गया, पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन हो गया। ऑल दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जो कि हम लोग वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। इन सारी चीजों को एक्सप्लेन इन्होंने कर लिया। ये भी 30-35 साल ये थ्योरी खूब मस्ती में चली, लेकिन फिर आगे चल के लाइट में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख गया। लाइट में कौन सी प्रॉपर्टी दिख गई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए सोचे, है ना, तो इसको जब हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए सोचे, फिलिप लेनार्ड ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा था और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी, और उन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग जब हम लोग एक्सप्लेन करने शुरू किए तो कुछ इसके एक्सप्लेनेशन पार्टिकल की प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा था और कुछ इसके एक्सप्लेनेशन वेव की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा था। तो साइंटिस्टों के सामने बड़ी समस्या हो गई कि अगर पार्टिकल मानते तो फोटो इलेक्ट्रिक कुछ हद तक एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, अब वेव मानते हैं तो भी फोटो इलेक्ट्रिक कुछ हद तक एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। तो उन्होंने एक नई बात ही ला दी कि लाइट एक ऐसी पार्टिकल है जो कि वेव की तरह चलता है, और इसी को कह दिया दोहरा स्वभाव, डुअल नेचर, यानी पार्टिकल के पास वेव का नेचर। ठीक है, और उन्होंने उस पार्टिकल को क्या नाम दिया? फोटोन। दीज पार्टिकल्स आर सेड टू बी फोटॉन्स। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आई बात सबको? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अपने नोटबुक में नोट कर लो जल्दी से। और ये क्वेश्चन आते हैं, कार्पसल थ्योरी क्यों फेल हो गई? डिफ्रैक्शन के कारण। वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। याद रखना। क्लियर है? डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, फिलहाल नहीं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं। आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा था क्या, उसमें क्या ऐसा हो गया जो लाइट को क्या मानने से इनकार कर रहा है? वेव। और जो लाइट को क्या मानने से इनकार कर रहा है? पार्टिकल। अब वो लाइट को क्या मान रहे हैं? वेव। और वो लाइट को क्या मान रहे हैं? पार्टिकल। यानी वो लाइट को पार्टिकल भी मान रहे हैं, वो लाइट को वेव भी मान रहा है कुछ हद तक,
ना पूरी तरह वेव मान रहे हैं ना पूरी तरह पार्टिकल मान रहे हैं, ये हम लोग जरा देखेंगे समझेंगे, ठीक है ना। या तो कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये अब वर्ड हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स को उसके एटम से बाहर लाना, to take electron out of its atom. This is known as electron emission. बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से बाहर निकालने के तरीके को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। या तो कोई डाउट? नोट कर लिया आप लोगों ने? हेलो, आगे बढ़ते हैं। अब एमिशन होते कितने तरह के हैं? तो होते तो बहुत तरह हैं, लेकिन कुछ हम बता देते हैं। सबसे पहला होता है थर्मोइक इमिशन। सबसे पहला कौन होता है? थर्मोइक इमिशन। दूसरा कौन होता है? फील्ड इमिशन। और तीसरा कौन होता है? फोटो इमिशन। ठीक है, थर्मोइक इमिशन, फील्ड इमिशन और फोटो इमिशन, इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले इमिशन की मैकेनिज्म समझते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द mechanism of emission and how it works। तो इसको भी समझ ही लेते हैं हम लोग। तो ये एक ऑर्बिट है और ये एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते ये इलेक्ट्रॉन है, कुछ यूं। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होगा। अ पोटेंशियल एनर्जी इज डेवलप्ड बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन, और ये पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा। अब इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से अधिक की एनर्जी दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से छूट जाएगा, और उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो जैसे ही अपने ऑर्बिट से छूटेगा तो हायर ऑर्बिट में जाएगा, फिर हायर ऑर्बिट को छोड़ेगा, फिर उससे हायर, उससे हायर, उससे हायर, उससे हायर, फाइनली आउट ऑफ द एटम हो जाएगा। और इसको केमिस्ट्री के भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एटम आयनाइज्ड हो जाता है। तो वो मिनिमम एनर्जी जो कि उसके बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो, और उसको वो निकाल के कहां कर दे? एटम से बाहर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आई? जैसे कि एक बंद मुट्ठी को खोलने के लिए क्या चाहिए? बंद मुट्ठी जितनी ताकत से लगी है उससे ज्यादा ताकत बंद मुट्ठी पे लगाओ तो बंद मुट्ठी खुल जाएगी। तो भाई, तो जिस ताकत से ये बंधी हुई है उस ताकत से ज्यादा ताकत अगर हम लगाएं तो वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खुल जाएगा और खुल के बाहर चला जाएगा। तो वो ताकत देने का माध्यम क्या हो सकता है? एटम को गर्म करो, रख दो तावा के ऊपर, ठीक है, और इसी को कहते हैं थर्मोइक इमिशन। दूसरा क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस न्यूक्लियस से इसके किसी दूरी पे
इससे भी मजबूत एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, इससे भी मजबूत एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो ये हो गया फील्ड इमिशन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इतनी मजबूत फील्ड बनाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इससे टूट के इसकी तरफ चला जाएगा, तो इसे कहते हैं फील्ड इमिशन। और तीसरा तरीका क्या है, फोटो इमिशन। फोटो इमिशन का मतलब कि इसके ऊपर कुछ लाइट रेडिएशंस फॉल करेंगे, और वो जो लाइट रेडिएशन फॉल करेंगे इसको इतनी एनर्जी देंगे कि ये यहां से निकल के बाहर चला जाएगा, तो इसे कहते हैं फोटो इमिशन। यानी कि थर्मोइक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर सोर्स ऑफ एनर्जी हीट है तो उसे कहते हैं थर्मोइक इमिशन। अगर इमिशन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसे कहते हैं फील्ड इमिशन, और इमिशन के लिए अगर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है तो उसे क्या कहते हैं, फोटो इमिशन। समझ आई बात? गॉट इट? नोट इट? हो गया। आगे बढ़े, नोट कर लिए सब लोग? हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी required by electron to get out of its atom। वर्क फंक्शन क्या होता है भाई? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू गेट आउट ऑफ इट्स एटम, वो अपने एटम के बाहर निकल जाए। ये सबसे मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसी को क्या नाम दी जाती है? वर्क फंक्शन। यहां तक की बात समझ आ गई सबको? हाँ। नहीं आई? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? Anybody wants to say something? हो गया। हो गया, इसको ऑफ कर दो। आगे बढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which provide as much as energy equal to work function। यानी वो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी प्रोवाइड कर सके, या ये भी कह सकते वो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि एनर्जी अपने एटम से बाहर निकल जाए। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो? हाँ आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गई बात? Any problem to anybody? May I proceed? Now see.
ये फिलिप लेनार्ड और एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम भूल गए। दो साइंटिस्टों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट करा था और उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूजन निकाला था। एक का नाम फिलिप लेनार्ड था और दूसरे का नाम हम भूल गए। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी ये भी हम तुम लोग को बता रहे हैं, पहले इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आगे थोड़ा बढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी ये भी बताते हैं। मैक्सवेल कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने यूज करा था एक जिंक प्लेट। ठीक है, उन्होंने एक जिंक प्लेट यूज करा था। दिस इज ए जिंक मेटल प्लेट Zn, और जिंक मेटल प्लेट को इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन दिनों ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? मैक्सवेल। यूरोप में काफी सर्दियां पड़ रही थी और कुछ देर के लिए धूप निकला। तो धूप निकला तो इन्होंने कहा चलो धूप में ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इन्होंने उस जिंक प्लेट को धूप में छोड़ दिया। समझ में आई बात? धूप में छोड़ के वो अपने काम में व्यस्त हो गए। फिर शाम को जब उस जिंक प्लेट को उन्होंने देखा तो जिंक प्लेट आयोनाइज्ड हो गया था। समझ रहे हैं आप लोग? ये इत्तेफाक की बात थी। उन्होंने उस जिंक प्लेट को धूप में छोड़ा तो वो जिंक प्लेट ऑलरेडी आयोनाइज्ड हो चुका था। शाम को जब वो कलेक्ट किया उस जिंक प्लेट को, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के धूप में छोड़ा, धूप में छूट गया एक्सीडेंटली। तो उनके दिमाग में ये सवाल आया कि ये क्यों भाई आयोनाइज्ड हो गया, लेकिन कमरे में आयोनाइज्ड नहीं हो पा रहा था जितना बेहतर धूप में आयोनाइज्ड हो पा रहा था। वो बड़े परेशान थे, उनको समझ में आ नहीं रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत फिलिप लेनार्ड से संपर्क करा, कहा कि भाई देख मेरे साथ कुछ हो गया है गड़बड़। और गड़बड़ क्या हुआ कि जिंक प्लेट को जब हमने रखा था धूप में तो वो आयोनाइज्ड हो गया, बाकी हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि ये फिर से आयोनाइज्ड हो जाए एक नए प्लेट को, तो वो नया प्लेट आयोनाइज्ड नहीं हो पा रहा है। क्या मसला क्या है? लेनार्ड तू एक्सप्लेन करके हमको समझाएगा क्या? तो लेनार्ड ने कहा कि हो सकता है कि लाइट की एनर्जी से ये बाहर निकल गया हो। तो उस समय लाइट को एज ए एनर्जी बहुत कम लोग कंसीडर कर रहे थे। लाइट को आए बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? लाइट एज ए एनर्जी निकल गया। तो उन्होंने कहा चल लाइट एज ए एनर्जी तो ठीक है, तेरी बात हमने मान ली कि लाइट एज ए एनर्जी, वो एनर्जी उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा दिया होगा, लेकिन ये हुआ कैसे होगा? तो उन्होंने कहा ठीक है रहे, हम भी इसके लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसको फिलिप लेनार्ड ने एक सेटअप तैयार किया, एक टेम्पररी सेटअप तैयार किया। परमानेंट सेटअप भी बाद में क्या हुआ उसको बताते हैं। तो टेम्पररी सेटअप में उन्होंने किया क्या कि उन्होंने जिंक प्लेट को एक सेल से कनेक्ट कर दिया, और यहां पे उन्होंने इस सर्किट को ओपन रख दिया, सर्किट को क्लोज नहीं किया। अब बीच में उन्होंने एक एमीटर भी लगा दिया। एमीटर क्यों लगा दिया? ताकि देखे क्या होता है। तो उन्होंने अंधेरे कमरे में एक टॉर्च से उन्होंने प्रकाश डाला। तो उनके पास एक लाल टॉर्च था, एक हरा टॉर्च था, एक पीला टॉर्च था, एक नीला टॉर्च था। बाजार में आते हैं कई कलरफुल लाइट्स। तो उन्होंने कलरफुल लाइट से टॉर्च पे दिया तो देखा कि किसी एक निश्चित टॉर्च की लाइट से इस एमीटर में करंट होने लगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उन्होंने बड़ा समय लगाया, बड़ा दिमाग लगाया। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक निश्चित लाइट जब इसके ऊपर फॉल करा तो यहां से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुए, और वो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी गेन करने के बाद वो कहां तक आ गए? इस सरफेस तक। तो जब इस सरफेस तक आ गए तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ करंट कंडक्ट करने लगा। बात समझ? क्योंकि हमने बताया था कि जो भी एनर्जी हम देंगे, ध्यान से समझना,
जो भी एनर्जी हम देंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो वो पहले इलेक्ट्रॉन को तो सरफेस के बाहर निकालेगा और बाकी बची हुई एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में बदल देगा। बात समझ आ रही कि नहीं? द एनर्जी विच इज गिवन टू द electron is firstly used to just take it out of the metal surface, which is said to be work function. Then after it will, the remaining energy will provide kinetic energy. जैसे मान लो दोर्गे क्लासरूम में बैठा हुआ है, लेट अस अज्यूम, दोर्गे पे बताएं कि प्रथमेश पे बताएं? किस पे बताया जाइए एक्सपेरिमेंट? पाठक बोल रहे सर मुझ पे बताओ। हाँ, पाठक पे बताओ। और वो कह रहा है पीछे से, कह रहे सर मुझ पे बताओ। अभी उसने हैंड रेज किया था कि सर मुझ पे बताओ। चलो भाई पाठक पे ही बता देते हैं। बता दे पाठक तुम पे, लेकिन बाग मत छोड़ देना अपना। खैर चलो पाठक पे ही समझते हैं। जैसे कि पाठक को क्लास के बाहर फेंकना है, तो बाहर फेंकने के लिए उसको हम कुछ इतनी एनर्जी से हिट करेंगे कि पहले वो क्लास के दरवाजे से बाहर निकल जाए। तो मान लो 10 जूल एनर्जी दिया, 10 जूल एनर्जी से वो क्लास के बाहर आ गया। लेकिन अगर हमने 18 जूल दे दिया तो क्या होगा? बताओ, 18 जूल दे दिया तो क्या होगा? वो 8 जूल की एनर्जी से बाहर आएगा, सॉरी 10 जूल की एनर्जी से बाहर आएगा, और बचे हुए 8 जूल की एनर्जी वो बाहर आने के बाद वो उड़ जाएगा। नहीं बात समझ? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोग को, एक और बहुत आसान एग्जांपल है, समझ पा रहे हो तो कहो यस, नहीं समझ पा रहे तो कहो नो। हेलो, आपका आवाज गया था बीच, है बेटा? बीच में आवाज जा रही है आपका। आवाज गया था सर। ये तो नेटवर्क की समस्या है। वहां वाला बंद कर दे तो सिस्टम, सिस्टम बंद मत कर दे, उसका नेट ऑफ कर दे। उस सिस्टम का नेट ऑफ कर सकता है ना? इधर क्लिक करना, इधर क्लिक करेगा तो नेट आएगा, नेट के ऑप्शन को डिस्कनेक्ट कर दो। समझ में आई बात बच्चों? क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए तो फिर है बेटा, क्या बोले? आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा कि अब इसी फेनोमेनन को फिलिप लेनार्ड, ठीक है, वो दो लोग थे, एक का नाम फिलिप लेनार्ड था और एक का नाम क्या था रे? एनसीईआरटी खोलो जरा तो देखो क्या नाम है दूसरे साइंटिस्ट का। दूसरे साइंटिस्ट का नाम देखो तो बेटा क्या है? एक तो मेरे फिलिप लेनार्ड साहब हैं और दूसरा बंदा कौन है देखो जरा। तो लोग एनसीईआरटी में उनके नाम मिल जाएंगे। हाँ, हॉलेक, ठीक है, वैम हॉलेक, फिलिप लेनार्ड और वैम हॉलेक, सही कहा तुमने बेटा, थैंक यू। ये दो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करा था एक साथ, तो उन्होंने सेटअप जो तैयार किया था वो सेटअप एक्सप्लेन कर देते हैं हम।
ठीक है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब समझ सकते हो, एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर किसी भी तरह का पार्टिकल ना हो, पार्टिकल लेस, एयर पार्टिकल भी ना हो, एकदम एम्प्टी ट्यूब। इस एम्प्टी ट्यूब में एक फोटो सेंसिटिव प्लेट रखा गया, लेट अस अज्यूम नेम इट एज ए, और एक सिंपल प्लेट रखा गया बी। ए मेरा क्या है, ए हमारा फोटो सेंसिटिव प्लेट है। फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या होता है कि लाइट फॉल करते ही आयोनाइज्ड हो जाए, इट गेट आयोनाइज्ड, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, आयोनाइज्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ठीक है, इस तरह के मटेरियल को हम लोग कहते हैं फोटो सेंसिटिव। यहाँ पे एक सेल लगा दी गई है, यहाँ पे एक एमीटर। अच्छा, ये जो सेल लगाई गई, इसकी खासियत देखो, इसकी खासियत क्या है कि इसकी पोटेंशियल कैन बी वेरिड, यानी इसकी पोटेंशियल बदली जा सकती है। बात समझे कि नहीं, इसकी पोटेंशियल बदली जा सकती है। कुछ इस तरह की पोटेंशियल यहाँ पे जो प्रोवाइड करी गई है कि उसकी पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव, हायर, लोअर, जीरो, कुछ भी करी जा सकती है। बात समझे कि नहीं। और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा गया है, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा गया है। लेटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट को हमने नाम दे दिया क्या, टॉर्च। ये एक टॉर्च है जो कि एक लाइट को, सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है। और इस टॉर्च से जो रे निकलती होंगी वो फॉल करती होंगी किसके ऊपर, ये हमारा फोटोसेंसिटिव मटेरियल के ऊपर। और जब ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल के ऊपर ये फॉल करती होगी तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसके तक पहुंचेंगे वगैरह वगैरह। क्या होगा, ये आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इस चीज को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए भाई। ये क्या है, बेटा हेडिंग क्या है इसके? हेडिंग दोगे, लिख लो, हाँ, हॉलेक एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंक्लूजन। हॉलेक एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट एंड इट्स कंक्लूजन। चाय वाले अंकल का फोन नंबर है? नहीं है, मला चाह पाहिजे। हो गया बेटा, नहीं, जल्दी करो। हाजी साहब, मुझे चाय चाहिए, मला चाह पाहिजे। त्रिपाठी क्लासेस शशांक पांडे बोलतो है। हेलो, चांगलं आहे, आगे बढ़ा जाए, पुढे चला का? हो पुढे चला. चांगला। तो नहीं, क्या बोला? अब इसमें भी दो बातें बता दें, ध्यान से समझना।
हम यूज करेंगे दो वर्ड्स, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन दोनों का मतलब समझा देते हैं। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी तुम लोग चाहो तो समझ सकते हो, अभी तुम लोग को समझाते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हो गया। हाँ, इसका मतलब तुम लोग को समझाते हैं अभी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में। ये कौन सा रंग है रे बेटा, ये जो हमने खींचा है? काला। ये कौन सा रंग है? ऑब्वियसली काला है। और ये कौन सा रंग है? ये भी काला है पर ये डार्क। भी काला है। ना 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 ना, ये डार्क वार्क हम लोग मैथ्स, ये अंग्रेजी वाले बोलते हैं, फिजिक्स वाले नहीं बोलते। फिजिक्स वाले क्या कहते हैं, ये हायर इंटेंसिटी का ब्लैक है, ये लोअर इंटेंसिटी का ब्लैक है। बात समझ कि नहीं? यानी कि ब्लैक ये भी है और ब्लैक ये भी है, लेकिन इस ब्लैक की इंटेंसिटी ज्यादा, इस ब्लैक की इंटेंसिटी कम है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक भाई उसी तरह ये कौन सा कलर है? ये ऑब्वियसली ग्रीन कलर है। समझ में आई बात? और ये कौन सा कलर है? ग्रीन। ये भी ऑब्वियसली ग्रीन है, लेकिन फर्क क्या है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा कम है और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। बात सही। इंटेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में तीव्रता, कितनी तेज प्रकाश है। दिस वेरी थिंग इज नोन एज इंटेंसिटी। यानी कि जब भी हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी बदलेंगे तो लाइट विल रिमेन सेम, इट इंटेंसिटी बट इट्स इंटेंसिटी इज गोइंग टू चेंज, मींस वो ब्राइटर हुआ है या लेस ब्राइटर हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी पे चर्चा करें, एज पर एज द मैटर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कंसर्न, इफ वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, if we change the frequency of the light, then obviously the light will also get changed. Are you getting a point or not? अगर हमने किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी बदल दी तो ऑब्वियसली लाइट ही पूरी बदल जाएगी। हरे से लाल हो सकती है, लाल से पीली, पीली से नीली, नीली से हरी, हरी से कुछ भी हो सकती है, कोई भी मतलब द सेंस ऑफ चेंजिंग द इंटेंसिटी, इट मींस वी आर चेंजिंग द लाइट। But as sorry, frequency, as if we changing the frequency, it means we are just replacing the light from the another light. And if we talk about intensity, it doesn't mean that we are changing the light. It means that we are just increasing its brightness or decreasing its brightness, dimming it down. Are you getting my point or not? Is it clear to everybody? यस सर। तो हम लाइट को अक्सर कहेंगे कि हमने इसकी इंटेंसिटी बदल दी, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बदल दी। तो हमने जब इसकी फ्रीक्वेंसी बदल दी तो ऑब्वियसली लाइट ही बदल गया। लेकिन जब हम चर्चा करते कि हमने इसकी इंटेंसिटी बदल दी, तो याद रखना, इट मींस कि हमने लाइट नहीं बदली है, लाइट की चमक को कम या ज्यादा किया है। यहां तक बात समझ आ गई सबको? हाँ इरेज करें? हाँ। चल अब आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम मेरा साफ लगे, इसलिए जितनी भी चीजें हमने नेमिंग करी है सारी नेमिंग को हम इरेज कर देते हैं। आप लोग को नेमिंग सब पता चल ही गया है, कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ नेमिंग, और हमारा एक रे ही काफी है। अब यहीं से समझाते हैं, समझने की कोशिश कर लेना। हाँ
समझ लो कि इसमें रे आ रहा है, अंडरस्टूड है कि बना दे, लो बना ही देते हैं यार, तुम लोग भी क्या कहोगे यार, सॉल्व करा दो रेडिएशन को। ठीक है, अब स्टेप 1, V जो है वो कांस्टेंट है, V ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। V कांस्टेंट है, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो स्टेप 1 में इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, बट वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल देते हैं, ठीक है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वॉलेट की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेड की। पहले रेड यूज करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर ऑरेंज यूज करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, जब येलो यूज करा कोई फर्क नहीं पड़ा, जब ग्रीन यूज करा तो कुछ फर्क पड़ा। मतलब वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी बट एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, लेट अस नेम इट एज ग्रीन, इट इज नॉट ग्रीन, लेट अस नेम इट एज ग्रीन, ठीक है। जिंक प्लेट अगर यूज करते तो येलो पे काम बन जाता, लेकिन जिंक प्लेट हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं या कर रहे हैं जो भी है, तो हमने किसी एक इंटेंसिटी पे हमने कहा पाया एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी the ammeter आवाज जा रहा है, shows आवाज जा रहा है सर, current। हेलो, सर आपका आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा है सर। अब भी नहीं सही है? अब सही है। फिर से बताओ ना। फिर से बताएं, देखो हमने पोटेंशियल को कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेरी वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी, और इंटेंसिटी भी हमारी कांस्टेंट। तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगे तो बढ़ाते बढ़ाते हमको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिली जिस फ्रीक्वेंसी पे एमीटर क्या दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है। एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी द एमीटर शोज करंट। ऐसा कैसे हो गया ये भी समझ लेते हैं। फिर गया, हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? फिर से गया था अभी। वाह यार, तुम बार बार यही करते रहे, बोलते रहे। दैट फिर से बोले, बोलिए एक बार। चलो फिर से बोल देते हैं, क्या करें। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू किया तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे
हमें इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो गया। सॉरी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे यहाँ का ये एमीटर करंट शो कर रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि एट अ सर्टेन frequency electron get out of the plate A, ठीक है, and these electrons are attracted by the positive potential of प्लेट बी। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल जो बी से लगा है उसके पॉजिटिव पोटेंशियल से अट्रैक्ट हो गया, एंड दस इट शोज करंट। और जिसके चलते वो क्या शो कर रहा है? करंट। बात समझ कि नहीं? क्लियर है? तो यहां जो हमें ये करंट मिला, इस करंट का कारण क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? बोलो, क्या ये इस यहां पे जो हम करंट पा रहे हैं इस करंट का कारण कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? यस या नो पे बोलो। है? हेलो, हाँ कैसे है? नहीं होगा। क्योंकि ये फ्लो ही नहीं पोटेंशियल करेगी, है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेगी। हाँ, इस करंट का कारण कौन है? इस करंट का कारण है इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, फोटो इमिशन। समझ में आई बात? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, एंड दिस करंट is called फोटो करंट। इसे क्या नाम दिया गया? फोटो करंट। एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, अभी पता था ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नोट कर लो। नोट कर लो भाई, नोट कर लिए? हाँ अब एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट, इसको इरेज करें। चलो, आगे लो। कर लिया। हाँ हाँ अब दूसरे हिस्से पे आते हैं हम लोग। यार एक मच्छर बहुत काट रहा है, रह के काट रहा है। उसको कुछ जुगाड़ बनाओ यार मारने का, ये समय डेंगू का है। इस बार अगर डेंगू हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी मेरी कहानी यार, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट का दूसरा स्टेप,
अब मेरी इंटेंसिटी वैरी करेगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट हो गई है स्टेप 2 में। अब पोटेंशियल अभी भी कांस्टेंट है। समझ में आई बात? स्टेप 2 में हमने क्या कर दिया? स्टेप 2 में हमने क्या करा? बोलो। इंटेंसिटी को वेरी करवा दिया। हाँ, ये वेरिंग है, वेरी कर रही है। ठीक है, तो स्टेप 2 में हमने क्या करा कि इंटेंसिटी इज वेरिंग, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज आल्सो कांस्टेंट। तो हमने क्या पाया? द फोटो करंट is increasing with intensity। ठीक है, इसका कंक्लूजन बाद में बताएंगे, फिलहाल क्या ऑब्जर्वेशन आया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें? द फोटो करंट इज इंक्रीजिंग विद इंटेंसिटी। कैसे? अब वो भी लीनियरली। वो भी कैसे बेटा? लीनियरली। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये रहा मेरा इंटेंसिटी और ये रहा मेरा फोटो करंट। ठीक है, और जो हमें ग्राफ मिला इसका वो कुछ ऐसा मिला। ठीक है, नोट इट। नोट कर लिया? हाँ। अच्छा, आगे बढ़े बेटा। हाँ हाँ अब इसको भी इरेज करें। हाँ अच्छा, तीसरे में हमने किया क्या? तीसरे स्टेप 3 में, एक्सपेरिमेंट का तीसरा स्टेप, हमने इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट कर दिया और फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट कर दिया, लेकिन पोटेंशियल अब मेरा वेरिएबल हो गया। ठीक है, पोटेंशियल मेरा क्या हो गया बेटा? ठीक है, इस बी को हम लोग नाम देते कलेक्टर प्लेट। ध्यान से समझने की कोशिश कर। तो इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, बट पोटेंशियल इज वेरिएबल। तो हमने क्या पाया कि द फोटो करंट डिक्रीजेस
decreases with decrease in potential of collector plate B. The photocurrent decreases with decrease in potential of collector plate B. ठीक है, और ये कंक्लूजन नंबर 1 रहा, ऐसा ऑब्जर्वेशन नंबर 1 स्टेप का, तीसरे स्टेप का। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या मिला? द फोटो करंट become constant beyond any certain positive potential of collector plate। यानी कि समझना, इस कलेक्टर प्लेट के इस वैल्यू को अगर हम पॉजिटिविटी बढ़ाते जाए तो करंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद तुम इसकी पॉजिटिविटी चाहे जितना बढ़ाओ, इसका करंट कांस्टेंट रहेगा। और अगर तुम पोटेंशियल कम करते जाते हो तो करंट घटता जाता है। बात समझ कि नहीं? सर बियॉन्ड के बाद क्या लिखा है? बेटा, बियॉन्ड के बाद beyond any certain positive potential of collector plate। इरेज करें? हेलो, हाँ अब इसका ग्राफ कैसा मिला हम लोगों को, ये भी देख लेते हैं। कुछ ऐसा सब मिल जाएगा, नहीं इसमें दिक्कत है। कुछ ऐसा फिर मिटाना पड़ेगा, बढ़ता जा रहा यहीं खरीदेंगे ना? है। बेटा यहीं खरीदते हैं। क्या बोल रहा हूँ, सुन नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं मशीन से। क्यों भाई, मशीन से तो स्ट्रेट लाइन आ ही जाएगा ना परफेक्ट। कुछ ऐसा समझ में आई बात? ये तुम्हारा पोटेंशियल है V किसके ऊपर, ऑन अ प्लेट A, और ये तुम्हारा फोटो करंट I। ये फोटो करंट, अरे यहाँ से ही कांस्टेंट हुआ है क्या सर? अभी बता रहे, सुनो, सब बता रहे, सब समझाने की कोशिश करेंगे, समझना। थोड़ा सा इसको पीछे खींच देते हैं, थोड़ा अच्छा है। अब इसको भी समझ लेते हैं भाई। तो देखो, करंट तुमको जीरो पोटेंशियल पे भी मिल रहा है
यानी यहाँ कोई पोटेंशियल ना हो तो भी करंट मिलेगा। फिर देखो जैसे जैसे तुमने पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट बढ़ता गया। थोड़ा और पीछे कर दे क्या। अब हाँ, अब सही हो गया। तो देखो जीरो पोटेंशियल पे भी करंट मिल रहा है, मतलब यहाँ की सेल ही ना हो, बिना सेल के भी करंट तुमको मिल रहा है। फिर जैसे जैसे तुमने पॉजिटिव पोटेंशियल इस प्लेट ए का बढ़ाते गए वैसे वैसे तुमको करंट ज्यादा मिलता गया। फिर एक निश्चित पोटेंशियल के बाद तुम चाहे जितना पोटेंशियल बढ़ा लो करंट नहीं बढ़ रहा, करंट हो गया एक कांस्टेंट। फिर इस पॉजिटिव पोटेंशियल के बाद नेगेटिव पोटेंशियल पे भी तुमको करंट मिल रहा है और एक निश्चित पोटेंशियल पे तुमको करंट नहीं मिल रहा है। अब इसको नेगेटिव बना देते, तो नेगेटिव बना दिया अगर हम इस प्लेट को, तो अभी पॉजिटिव है, हमने बताया ना इसकी पोटेंशियल वेरी कर सकती है, तो पॉजिटिव से इस प्लेट को अगर हम निगेटिव बना दें और निगेटिव भी धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो एक ऐसी निगेटिव हमें मिल रही है जहां हमें करंट नहीं मिल रहा है। बात समझे कि नहीं? और इस डेफिनिट पोटेंशियल को क्या नाम दिया गया? कट ऑफ पोटेंशियल। और इस करंट को क्या नाम दिया गया? सैचुरेशन करंट। सैचुरेट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू अब ना बढ़े, ठीक है ना? तो नोट कर लो। पॉइंट कौन सा है? कौन सा बेटा? और अभी हम बताते हैं। इसे क्या नाम दिया गया? सैचुरेशन करंट। और इसे क्या नाम दिया गया? कट ऑफ पोटेंशियल। लिख लीजिए। अभी मेरा इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट है, बस पोटेंशियल वेरिएबल है, ठीक है? तो पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाए तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद तुम चाहे जितना पोटेंशियल बढ़ा लो करंट नहीं बढ़ने वाला। जीरो पोटेंशियल पे भी तुमको कुछ ना कुछ करंट मिल रहा है, और फिर जैसे जैसे तुम पोटेंशियल घटाते जा रहे हो करंट नहीं कम हो, करंट कम होता जा रहा है, और एक सर्टेन पोटेंशियल पे तुमको करंट क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों भाई? नोट करो। और ये पोटेंशियल, और इसको हमने नाम दे दिया वी नॉट। तो वी नॉट क्या है? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल of plate P where photocurrent is zero, and this minimum potential is known as what beta? Cut off potential. लिख लीजिए। कोई डाउट? जल्दी करो। हो गया। हो गया। अब हाँ। चौथा देख लेते हैं, स्टेप 4। इन सबको इरेज करें, इरेज करें हाँ सबको। हाँ चलो, इन सबका बड़ा हाँ मजेदार रिजल्ट हम तुम सबको समझाएंगे, समझोगे तो मजा आ जाएगा। इनके कंक्लूजन्स को जब समझोगे, ये कंक्लूजन एक्सप्लेन कौन करा? एल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है? ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करा एल्बर्ट आइंस्टीन ने, और उसी ने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है? और लेनार्ड और आइंस्टीन में नहीं पटती थी, ये भी तुमको बता दे।
फिलिप लेनार्ड और आइंस्टीन में एकदम नहीं पटती थी। और एक्सरे का डिस्कवरर कौन था? कौन था रे एक्सरे का डिस्कवरर? बोल। कोई बता पाएगा? एक्सरे का डिस्कवरर हम बता सकते हैं, उसका नाम हमको लगभग लगभग याद आ रहा है, लगभग लगभग नहीं याद आ रहा है। 4 ऑप्शन दोगे तो तुरंत बता देंगे। विल्हम रॉन्टन। रॉन्गटन, हाँ रॉन्गटन, रॉन्गटन ना, रॉन्गटन। हाँ, कौन बोला इसे? गूगल। गूगल बोला। हम्म, हाँ, देख लें। रॉन्गटन था, रॉन्गटन सही है। तो देखो रॉन्गटन की कहानी बता दें। फिलिप लेनार्ड जो था, एक्सरे बनाने का पूरा सेटअप तैयार कर लिया था, समझ में आई बात? लेकिन किन्हीं कारणों से वो कंक्लूजन्स को और एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करके पब्लिश नहीं करा पाया, किन्हीं कारणों से। और तब तक इसे रॉन्गटन ने उसके थ्योरीज को चुरा के पब्लिकली प्रेस करा दिया अपने नाम से। इसके पीछे लेनार्ड ने काफी मुकदमा भी लड़ा, फिलिप लेनार्ड ने, लेकिन उसकी मुकदमा में वो हार गया, क्योंकि वो कहीं से साबित नहीं कर पाया कि इसको शुरुआत हम ही ने करी थी। तो और रॉन्गटन का समर्थन कौन करता था? आइंस्टीन। इसलिए रॉन्गटन के आइंस्टीन से चिढ़ता था फिलिप लेनार्ड। और एक और कारण था, आइंस्टीन ज्यूस था, और उन दिनों जर्मनी में ज्यूस को लेके और क्या कहते हैं, जर्मन्स को लेके नस्ल भेद चल रही थी। खैर, इतिहास में नहीं जाते हैं, सच्चाई में आते हैं। साहब को बुलाओ यार, कोई एक और चाय दे हमें। साहब को बुलाओ, कोई एक और चाय दे हमें। स्टेप 4 में क्या हुआ देखा जाए। स्टेप 4 में हमने करा क्या कि वी भी वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लेकिन इंटेंसिटी वेरिएबल है। ठीक है, नमस्कार साहब, थोड़े व्यस्त इसलिए आपसे चर्चा नहीं कर रहे। इंटेंसिटी वेरिएबल है, ठीक है। और इंटेंसिटी एक एक करके वेरिएबल है, यानी एक बार इंटेंसिटी कुछ रखा, एक्सपेरिमेंट किया, फिर दूसरी बार इंटेंसिटी कुछ रखा, एक्सपेरिमेंट किया, फिर तीसरी बार इंटेंसिटी कुछ रखा। तो पाया क्या गया, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी is unchanged, but saturation current increased। समझ में आई बात? फ्रीक्वेंसी बदला जा रहा है लेकिन एक एक करके। तो हमने क्या पाया कि जो कट ऑफ, सॉरी फ्रीक्वेंसी लिख दिया, सॉरी, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल इज अनचेंज्ड बट सैचुरेशन करंट इज इंक्रीज्ड। इसका ग्राफ कैसे मिला? हम बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से तनिक भी मजाक नहीं बेटा।
ये थ्योरीज हैं, ये बकवास की थ्योरीज नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट काम की थ्योरीज हैं। कुछ ऐसे आप लोग देखें, एनसीईआरटी में बड़ा होगा, करंट इंक्रीज इन इंटेंसिटी। तो ये सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी 1 के लिए आ गया, ये सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी 2 के लिए आ गया, ये सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी 3 के लिए आया। इंटेंसिटी 3 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी 2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी 1। अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो सैचुरेशन करंट बढ़ गया, लेकिन मेरा जो कट ऑफ पोटेंशियल वी नॉट है वो नहीं बढ़ा। बात समझ आई कि नहीं आई? एनसीईआरटी है सबके सामने? हेलो, हाँ सर देखा। दिख रहा है कि नहीं ग्राफ? है बेटा? पोटेंशियल बैरियर कहाँ आ गया? हाँ, पोटेंशियल वेरिएबल है यार, तभी तो ये ग्राफ कैसे है, ये इधर आ रहा है तो ये पोटेंशियल नहीं वेरी कर रहा है तब। हो गया बेटा? जल्दी करो। हो गया। स्टेप 5 एंड द लास्ट, ये आखिरी है, इसके बाद कंक्लूजन, हर ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन। ठीक है, 5वां स्टेप। ये सबको कल एक्सप्लेन करेंगे, 4:30 बज गया ना? चलो कल एक्सप्लेन करेंगे, आज का टाइम ओवर। 3 से 4:30 का क्लास है तुम लोग का फिजिक्स का, ठीक है? 40 तक है मेरे पास, तुम ठीक है। लोग 3 से 4:30 का क्लास है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास होगा तुम लोगों का 9:30 से 11। पैरेलल 2 क्लासेस चलेंगी। समय कम है, सिलेबस खत्म करना है, अब पढ़ा के खत्म करना है, उड़ा के नहीं। सारा समय ले लिया, वो गाली देते कि नहीं जिंगपिंग को? हेलो, हाँ हाँ नहीं सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये होमवर्क तो दिए थे सबको, सुबह जगती 3-3 गाली सबको देना है जिंगपिंग को, कम से कम। पाठक तुमने कितना दिया अभी तक? ऊपर तो दे दिया। पाठक क्या कह रहा है? गाली देता है ना 50 के पाठक? ऊपर तो दे दिया। हाँ हाँ, सर। जिंगपिंग को एकदम दबा के गाली दो, हम लोग की पूरी पढ़ाई वो बर्बाद कर दिया, बदतमीज। चलो हम भी दे देते, बदतमीज, बेहुदा, नालायक, बेशरम। ये सब हमने किसको बोला? जिंगपिंग को। आगे बढ़ते हैं। और वो सब गालियां तो दे नहीं सकते क्लास में, मन में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 5 में हमने क्या करा कि हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, फ्रीक्वेंसी मेरी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो हमने क्या पाया कि सैचुरेशन करंट इज अनचेंज्ड। सैचुरेशन करंट नहीं बदला, बट कट ऑफ potential is increased with increase in
ठीक है, इंक्रीज बढ़ा तो कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ गया, लेकिन सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ा। ग्राफ देख लेते इसका कैसा बनता है भाई। मेरी ग्राफ थोड़ी सी अच्छी नहीं बनेगी, आप लोग एनसीईआरटी किताब को फॉलो करेंगे, आपको ग्राफ परफेक्ट मिल जाएगा। दिखा कुछ, दिख रहा है कि नहीं? ये कट ऑफ पोटेंशियल, ये कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल है ना, ये कट ऑफ पोटेंशियल और ये फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी न्यू 1, फ्रीक्वेंसी न्यू 2, फ्रीक्वेंसी न्यू 3। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? न्यू 1, उससे छोटी न्यू 2, उससे छोटी न्यू 3, क्योंकि जिसकी जितनी ही फ्रीक्वेंसी उसका कट ऑफ पोटेंशियल उतना ही कम। दिख रहा है कि नहीं? हेलो, ये पोटेंशियल। तो हमने क्या बताया? कट ऑफ पोटेंशियल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ही अधिक, उसकी को कट ऑफ पोटेंशियल देखो उतनी ही दूर है। दिखा कि नहीं दिखा? हेलो हेलो, नेगेटिव साइड में ज्यादा ना। हाँ, बढ़ने का मतलब नेगेटिविटी में बढ़ना, बढ़ने का मतलब जीरो नहीं, जीरो की तरफ नहीं बढ़ना, माइनस हाँ। की तरफ बढ़ना। ठीक है, नेगेटिव की तरफ बढ़ना। ठीक है, क्या तो डाउट? अब ये जो 5 ऑब्जर्वेशन आए ना बेटा, इन 5 ऑब्जर्वेशन को जब एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी आई, तो इसके जब एक्सप्लेनेशन को रखा गया, तो कुछ एक्सप्लेनेशन इसे पार्टिकल कह रहे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन इसे वेव कह रहे हैं, और कुछ एक्सप्लेनेशन इसको वेव नहीं भी कह रहे हैं, और कुछ एक्सप्लेनेशन इसको पार्टिकल भी नहीं कह रहे हैं। समझाई बात? तो साइंटिस्टों ने कहा कि चलो दोनों इसमें लगा देते हैं, और जिसको जहां जरूरत पड़ी वहां ठोक देंगे। इसलिए इसको क्या कहा गया? डुअल करेक्टर। बात समझ कि नहीं? कोई डाउट किसी को? हेलो? नहीं। हाँ, तो आज का क्लास ऑफ करते हैं, हम फिर से एक्सप्लेन कर देते, टाइमिंग याद कर लेना, 3 से 4:30, 3 to 4:30 PM, बुक 2 इलेक्ट्रोस्टैट्स, अरे क्या चल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक, और 9:30 से 11 AM बुक 1, जिसमें हम कल शुरू करने वाले पोटेंशियल। 4 SMS आ चुके हैं भाई, किसका किसका आ गया? फ्रॉम प्रथमेश। साढ़े 4 तक ही, 4:40 तक बोले हैं, तो चलो 4:40 तक, हमें नहीं पता, जो सर बोले वही फाइनल डिसीजन। ओए, क्या हो गया? ठीक है, तो ठीक है, तब ये 4:40 हो गया। और कुछ आगे बढ़ा जाए? तो मेरे ख्याल से 4:40 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। 4:43 हो गया। क्या टाइम हो रहा है? हाँ, 16:43। हाँ, तो हो पढ़ोगे, गया। कंक्लूजन्स पढ़ा दें, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़ा दें कि रहने दें? जल्दी बोलो। नहीं समझ आया प्रथमेश क्या बोले? रहने दे। रहने दें? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते। तू समझा रे? अच्छा, गांव के बच्चे मेरे साथ अभी कितने जुड़े हैं? हाँ। हाथ उठाएं जरा, हैंड रेज करें गांव वाले बच्चे, जरा देखें कौन कौन जुड़े हैं अभी। गांव के बच्चों जरा हाथ उठाओ, देखें कौन कौन जुड़े हैं। लिस्ट बड़ी लंबी है, देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, निकिता उपाध्याय जुड़ी है, और कौन जुड़ा है? बस एक।
बस एक ही जुड़ी है, चलो ठीक है, अभी कैंसिल करते हैं। अच्छा दो 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 जुड़ी है, ठीक है। नमस्ते करा जाए अब। प्रिया यादव हमें फोन करना, निकिता उपाध्याय हमें फोन करना, दोनों अभी फोन करो। हम डिस्कनेक्ट होते हैं अब, थैंक यू बोलते हैं, अभी फोन करना तुम लोग तुरंत में। थैंक यू फॉर टुडे।